नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो इसरो की जो वैकेंसी आई है तो उसका पेपर कैसे होगा, फार्मेसी के कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आते हैं, तो उससे रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ। तो जो जो 2018 में जो इसरो का पेपर लगा था तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वो कैसा पेपर रहा था, पैटर्न कैसा रहा था, इजी था या हार्ड था। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसरो फार्मासिस्ट 2018 में जो पेपर लगा था। तो उसका जो पहला क्वेश्चन आया था तो वह है व्हेन यूरिनरी पीएच बिकम्स 8.0 सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ वन ऑफ द ड्रग्स टेक्स प्लेस। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि जब यूरिन की पीएच 8.0 हो तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग दे। तो जब मतलब ये सीधा सीधा बोलना चाह रहा है कि जैसे बेसिक फॉर्म है यूरिन के पीएच की, तो उसमें जो एसिडिक ड्रग देंगे तो मतलब बेस प्लस बेस होता है, तो वो होता है आयोनाइज अनआयोनाइज फॉर्म बन जाती है जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है। और लेकिन जो बेस प्लस एसिड जो 8.0 मतलब बेसिक पीएच है, और इसके साथ में अगर अपन एसिडिक पीएच देंगे मतलब बेस और एसिड मिल के जो करेंगे आयोनाइज फॉर्म कन्वर्ट करेंगे जो कि एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी के बाहर। तो इसमें जो एसिडिक ड्रग रहेगी इन चारों में से वो आएगा आंसर। तो इसमें ये मिप्रामाइन और एस्पिरिन जो एसिडिक ड्रग है, सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर रहता है। मोर्फिन बेसिक ड्रग है और मिलामाइन ये सारी बेसिक ड्रग है। जो एस्पिरिन है वो एसिडिक ड्रग है, तो इसका आंसर एस्पिरिन हो जाएगा। तो अपन जब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। मतलब ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन रहती है। तो अपन पढ़ते हैं विनका रोजिया, जो विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट रहता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो विन क्रिस्टीन को ही अपन ओंकोविन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। तो प्लांट ओरिजिन की एंटी कैंसर ड्रग जो होती है वो है विन क्रिस्टीन। जहाँ अपन इसमें बात करते हैं इस विन क्रिस्टीन, जो विन का प्लांट होता है, इसका कैथेरेंथस रोजिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और ये इसी को पेरीविंकल प्लांट भी बोलते हैं। जो पेरीविंकल प्लांट है, जो इसमें डीसीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, डीसीओ में पेरीविंकल प्लांट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन था विनका रोजिया। तो इसकी एपोसाइनेसी फैमिली होती है। और इंडोल एल्केलॉइड्स का ये एग्जाम्पल है, इंडोल एल्केलॉइड्स का एग्जाम्पल है। और इसमें ये भी एक क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था कि कौन से प्लांट के एंटायर प्लांट यूज होता है। एंटायर प्लांट मतलब पूरा प्लांट ही ड्रग में यूज होता है, तो उसका एक ऑप्शन था विन का। तो ये ड्रग डिशो 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन जहाँ बात करते हैं कि ये किस में यूज होता है, कि ये विन का रोजिया विन क्रिस्टीन वगैरह जो होते हैं, जो एक्यूट चाइल्ड ल्यूकेमिया ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी, इसमें यूज किया जाता है। तो और जैसे एपोसाइनेसी की जो फैमिली होती है, जैसे विनका की होती है कुर्ची आदि की फैमिली भी एपोसाइनेसी फैमिली होती है। तो अपन बात करेंगे जैसे इसी के अंदर जो ऑप्शन है सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्जेली प्लेटिन, ये सारे जो प्लेटिन कंपाउंड की ड्रग होती हैं वो एंटी कैंसर यूज आती हैं। और ये आईवी इंट्रावीनस रूट के द्वारा दी जाती है। प्लेटिन की जो जितने भी कंपाउंडेड ड्रग है ना, वो आईवी रूट से दी जाती है। जो इसका साइड इफेक्ट होता है, एक तो नोजिया होता है प्लेटिनम का, और एक जो सबसे मेन साइड इफेक्ट होता है उसको होता है नेफ्रोटॉक्सिटी। मतलब नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी डैमेज कर देता है, तो इसलिए इसको नहीं देते। ज़्यादा ज़्यादा विड्रोल है, ये ज़्यादा यूज नहीं करते इसका। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट होते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी, जो मैक्सिमम एग्जाम से पूछा जाता है। और इसका एक और साइड इफेक्ट है इमेटिक होती है, मतलब ये इमेटिक इमेटिक नेचर की होती है, मतलब ये नोजिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है। तो इसका एक ये ऑप्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे यूरेसिल क्या होता है। ये यूरेसिल आरएनए का एक आरएनए का पार्ट है, प्यूरिन डेरिवेटिव होता है यूरेसिल आरएनए होता है। और इसमें ये हो गया। और डीएनए में थायमिन होता है यूरेसिल की जगह, तो एक ये हो गया। तो अब टेमोक्सिफेन की जहाँ बात करते हैं, इसके अंदर टेमोक्सिफेन जो हार्मोन होता है, वो इसका ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए टेमोक्सिफेन दी जाती है, तो इसका ड्रग ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सिफेन दी जाती है, ब्रेस्ट कैंसर। और ये जो टेमोक्सिफेन होती है वो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होता है, मतलब एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को कम करती है, तो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी इसके अंदर रहती है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरे नंबर की, विच डायरेटिक कम्पीट विद एल्डोस्टेरोन। कौन सी डायरेटिक है जो कम्पीट करती है एल्डोस्टेरोन को। इसमें ऑप्शन दे रखा है मैनिटोल, फ्यूरासिमाइड, एथाक्राइनिक एसिड एंड स्पाइरोलैक्टोन। तो स्पाइरोलैक्टोन की जब से अपन पढ़ा है कि एल्डोस्टेरोन से कम्पीट करती है कौन सी ड्रग है, तो स्पाइरोलैक्टोन जो ड्रग है
वो अपने पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक की जो ड्रग होती है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग है। ये क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग है, स्पाइरोलेक्टोन को जो बोलते हैं। और स्पाइरोलेक्टोन, इसमें ये ऑप्शन से हो जाएगा, स्पाइरोलेक्टोन का ही एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, कैनरिनोन होता है। और ये स्पाइरोलेक्टोन जो डायूरेटिक में है साइट 4 मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है लास्ट वाली, तो उस पे जाके एक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उस पे एक्ट करता है। जहाँ अपन बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की, जैसे अपने एल्डोस्टेरोन के बारे में पूछा है तो एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड फैक्ट अपन बात करेंगे। तो एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम एंड जो वाटर का जो रिटेंशन होता है वो करता है। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बॉडी के अंदर ये करता है, वो ये हो जाता है एक्सक्रीशन, ये बाहर निकल जाता है, आउट यूरिन के तहत बाहर निकल जाता है। तो इसका एक्सक्रीशन, ये इसका क्या करता है? रिटेंशन करता है और ये पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, ये काम करता है यहाँ पे एल्डोस्टेरोन। लेकिन ये क्या है? ये स्पाइरोलेक्टोन क्या है? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, मतलब जो एल्डोस्टेरोन काम करेगा उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा ये। तो मतलब इसमें सोडियम की भी कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, सोडियम की जिसके ये तो एल्डोस्टेरोन तो रिटेंशन करता है और वो रिटेंशन नहीं करेगा, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब इसमें सोडियम की कमी हो जाएगी। और ये पोटेशियम लेवल हो जाएगा इसके अंदर, इंक्रीज हो जाएगा स्पाइरोलेक्टोन के अंदर। तो अपन जैसे इसमें साइड इफेक्ट वगैरह की बात करते हैं तो पोटेशियम इंक्रीज हो गया, तो इसका हो गया हाइपरकैलेमिया हो गया, एक तो साइड इफेक्ट हो गया एल्डोस्टेरोन का। स्पाइरोलेक्टोन का साइड इफेक्ट हो गया, एक तो हो गया हाइपरकैलेमिया हो गया, जो पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये सोडियम लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया हो गया, नेट्रीमिया से हाइपोनेट्रीमिया हो गया। और इसके साइड इफेक्ट, काफ़ी सारे साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे हो गया एक तो का गायनेकोमस्टिया हो गया इसका स्पाइरोलेक्टोन का, इम्पोर्टेंस हो गया, हिस्टुटिज्म हो गया, जो एलोपेशिया वगैरह होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं एलोपेशिया में, तो हिस्टुटिज्म वगैरह इसका एक साइड इफेक्ट हो गया। जैसे इसी के अंदर ऑप्शन की बात करते हैं, मेनिटोल, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेनिटोल। तो मेनिटोल वगैरह, ये जो मेनिटोल आइसोसोर्बाइड वगैरह ये होते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में यूज करते हैं, जिसकी मेनिटोल की कंसंट्रेशन काफ़ी बार पूछी जाती है, 10 से 20% जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं मेनिटोल का यूज करते हैं। और इसको आईवी दी जाती है, आईवी रूट के तहत दिया जाता है। और इसका जो साइड इफेक्ट रहता है, तो हेडेक इसका साइड इफेक्ट रहता है मेनिटोल का। अब जहाँ अपन इसमें बात करते हैं आइसोसोर्बाइड की, जो भी ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो आइसोसोर्बाइड होता है वो ओरली दिया जाता है और जो मेनिटोल है आईवी दिया जाता है। तो इसमें ये भी फैक्टर याद रखने हैं अपने को। और अब जैसे इसी की बात करते हैं कि इसका यूज, मेनिटोल वगैरह का यूज किस में होता है, तो इसका एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में इसका यूज होता है मेनिटोल का। और एक होता है सेरिब्रल इडिमा, सेरिब्रल मतलब होता है ब्रेन, तो इसका ब्रेन इडिमा भी यूज करते हैं, किसका? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में जो होता है मेनिटोल आइसोसोर्बाइड वगैरह का। और इसमें एक और यूज है इसका फूड पॉइजनिंग, ड्रग पॉइजनिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है मेनिटोल का। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट की, जिसमें इसी के अंदर दे रखा है, जैसे फ्यूरासिमाइड दे रखा है, ये देखो फ्यूरासिमाइड थर्ड नंबर का सेकंड ऑप्शन में दे रखा है फ्यूरासिमाइड। तो फ्यूरासिमाइड क्या होता है? ये एंथानेलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। अब ये लूप डायूरेटिक्स में आता है, ये डायूरेटिक्स के सारी ड्रग्स है, जो फ्यूरासिमाइड वगैरह होगी, पायरेटानिडीन होगी, ब्रूमेटा फ्यूरासिमाइड FBPE ऐसे याद रखते हैं, फ्यूरासिमाइड होगी, ब्रूमेटानाइड होगी, पायरेटानाइड होगी, और ये हो गया इथाक्राइनिक एसिड। जो इथाक्राइनिक एसिड है ये इंपॉर्टेंट ड्रग है इसके अंदर। जो हिपेटोटॉक्सिटी, इसका साइड इफेक्ट रहता है, हिपेटोटॉक्सिटी मतलब लीवर डैमेज करती है, और ये करती है GIT अपसेट, मतलब ये नोजिया वोमिटिंग वगैरह ये कर सकती है, मतलब GIT अपसेट हो जाता है। तो इसमें ये ड्रग है, जैसे फ्यूरासिमाइड होगी तो ये 5 फ्यूरासिमाइड वगैरह होगी, जो एंथानेलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। लूप डायूरेटिक होता है ब्यूमेटानाइड, 40 टाइम मोर पोटेंट रहती है फ्यूरासिमाइड से। और ये पायरेटानिडीन है जो 5 टाइम पोटेंट रहती है। तो इसी के अंदर अपन बात कर सकते हैं ब्यूमेटानाइड की, जो इंपॉर्टेंट ड्रग है ब्यूमेटानाइड जो ड्रग है वो 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी रहती है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा नंबर का क्वेश्चन हो गया कोजेज कि क्या कोजेज करता है? सिस्टमिक आर्टेरियोलर डायलेशन, मतलब सिस्टमिक जो आर्टरी डायलेट करता है, एंड द रिड्यूस आफ्टर लोड मतलब ये हार्ट का ऐसे, ये तो हो गया प्री लोड और ये हो गया आफ्टर लोड। मतलब ये इधर तो वेन आती है और इधर आती है आर्टरी जो अपने हार्ट से ब्लड को लेके जाती है बॉडी के अंदर, और वेंस जो होती है अपने बॉडी से लेके जाती है हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाती है। तो ये आर्टरी डायलेशन की इस साइड की बात हो रही है, मतलब जो आफ्टर लोड है उसी की बात हो रही है। इसके अंदर जो आफ्टर लोड को डायलेशन करती है उस ड्रग्स के बारे में पूछा है। तो इसके अंदर अमाइल नाइट्रेट दे रखा ऑप्शन,
और क्लोरथायाजाइड दे रखा है और निफेडिपिन दे रखा है, एटिनोलोल दे रखा है। तो अपन बात करते हैं जैसे इस साइड में जो पहले बात करते हैं प्री लोड की। प्री लोड में जो होती है एक ही ड्रग है, वो होती है नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं प्री लोड में दिए जाते हैं, जो वेंस को डायलेट करते हैं। और हार्ट के अंदर जो आफ्टर लोड जो आर्टरी वगैरह को डायलेट करते हैं, आफ्टर लोड को जो डायलेट करते हैं, उसमें जो काफ़ी सारी ड्रग आती है। जैसे इसके अंदर जो दे रखा है वो इसमें आंसर होगा। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आर्टरी डायलेट करती है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी ड्रग होगी। कैल्शियम चैनल विरापामिल हो गई, डेल्टाइजिन हो गई, और 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन वगैरह जो ड्रग आती है इसके अंदर, निमोडिपिन, अम्लोडिपिन, निफिडिपिन। तो इसमें निफिडिपिन जो दे रखा है ये आंसर आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होता है, जिसका निफिडिपिन आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह की बात करते हैं तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। और वो जो डायरेक्ट वेसोडायलेटर होती है, जैसे मिनोक्सिडिल हो गया, डायजोक्साइड हो गया, और हाइड्रोलाजिन वगैरह भी आफ्टर लोड में काम आते हैं, आफ्टर लोड को डायलेट करने में। तो इसमें ये इसके रिलेटेड फैक्ट हो गए। तो अपन बात करते हैं जैसे पांचवें क्वेश्चन की। अपन बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या है, डिजीज लाइक रिकेट्सिया, स्कर्वी एंड बेरी अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मतलब रिकेट्सिया ये कौन सी डिजीज है जो किसकी डिफिशियंसी से होता है, किसकी विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, सीधा आंसर दे रखा है। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, और बेरी होता है B1 की कमी से होता है। तो इसका ये आंसर हो गया। अब जब बात करते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग एक्ट एट द डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। मतलब कौन सी डायबिटिक ड्रग है जो ग्लूकोज के अमाउंट को कम करती है इन लीवर में, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो उस ग्लूकोज के अमाउंट को कम करती है। वो कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है, जिसमें अपन बात करते हैं जैसे इसमें सल्फोनाइल यूरिया हो गया, मैग्लिटिनाइड हो गया, बायागुआनाइड हो गया, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। तो अपन बात करते हैं बायागुआनाइड, जो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर सी। जो इसके अंदर मेटफॉर्मिन होती है और फिनफॉर्मिन वगैरह होती है, तो इसमें ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं तो ग्लूकोज के अमाउंट को कौन सी जो एंटी डायबिटिक ड्रग है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, उसको कम करती है, तो इसमें बायागुआनाइड डेरिवेटिव हो जाएगा। और यही जो ड्रग है बायागुआनाइड जो डेरिवेटिव है वो एंटी हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ये ही जो एंटी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो ग्लूकोज का लेवल जिस पेशेंट में बढ़ रहा होता है उसी पेशेंट के अंदर काम करेगी ये। मतलब ग्लूकोज बढ़े हुए पेशेंट में ही ग्लूकोज डिक्रीज करेगी, अदरवाइज नॉट इफेक्टिव इन नॉर्मल पेशेंट। तो इसका ये भी एक फैक्ट याद रखना है अपने को, जो मतलब बढ़े हुए ग्लूकोज को ही कम करेगी, ना कि नॉर्मल पेशेंट में अगर अपन ये ड्रग दे देंगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। तो यही होती है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं इनको, मेटफॉर्मिन और फिनफॉर्मिन को। जैसे मेटफॉर्मिन एंड फिनफॉर्मिन बायागुआनाइड डेरिवेटिव होता है। तो ये इसमें जैसे ड्रिंक वगैरह जो एल्कोहलिक ड्रिंक करते हैं तो उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है, जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसका एक और साइड इफेक्ट होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी, जो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ये रिलेटेड फैक्ट हो गए। अब इसी के अंदर ऑप्शन की बात करते हैं अपन, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, जो चौथा ऑप्शन है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ये क्या होता है, स्टार्च इनहिबिटर है, जो इसका एग्जाम्पल होते हैं मेग्लिटिल अकारबोज वगैरह, जो इसके एग्जाम्पल है मेग्लिटिल अकारबोज वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है डिस्पेप्सिया साइड इफेक्ट हो जाए। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर कौन सा है। तो इसमें एक जिस दो ही है, इसमें मैग्लिटोल होता है और अकारबोज होता है, ये दो ही हैं इसमें ऑप्शन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी अपने इसमें रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। तो अपन बात करते हैं जैसे इसी के अंदर बात करते हैं अपन सल्फोनिल यूरिया क्या होता है। तो सल्फोनिल यूरिया एंटी डायबिटिक ड्रग में दी जाती है सल्फोनिल यूरिया। तो इसमें सल्फोनिल यूरिया की जब 2 जनरेशन होती है, इसमें डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा जाता है डायबिटिक ड्रग का। फर्स्ट जनरेशन होती है, इसमें सेकंड जनरेशन होती है। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का ऐसे याद रखना है, इसका सिंपल सा तरीका है। सेकंड जनरेशन मतलब 2 आएंगे इसके अंदर, कोई भी चीज़ें आएंगी 2 आएगी। तो एक तो हो गया जाइड हो गया, एक हो गया राइड। जाइड से 2 ड्रग आएगी, राइड से 2 ड्रग आएगी। तो इसमें जाइड और राइड ये याद रखना है, जिसमें जाइड और राइड लगा रहेगा ना, तो वो सेकंड जनरेशन की जो ड्रग रहेगी वो आएगी। जैसे जाइड से अपन बात करते हैं ग्लिकलाजाइड और एक ग्लिपिजाइड और ग्लिपिजाइड, ये 2 ड्रग हो गई। और इसी के अंदर बात करते हैं राइड की, तो ग्लाइबुराइड और ग्लिम्पेराइड, ये 2 ड्रग हो गई।
मतलब आपको तो ये याद रखना है कि जाइड और राइड जो जिसमें आती है वो सल्फोनिल यूरिया की सेकंड सेकंड जो जनरेशन होगी उसी की ड्रग होगी। तो अब जैसे फर्स्ट जनरेशन की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में क्या रहेगा, तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे रहेगा तो उसमें रहेगा जैसे फर्स्ट जनरेशन की भी एक ट्रिक है, जैसे 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए और 6 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन से मतलब प्रोपेन हो गया, 4 कार्बन से अगर ब्यूटेन हो गया, तो 5 से अपन याद नहीं रखेंगे, इससे हो गया हेक्सा, मतलब हेक्सा आएगा उसमें 6 रहेंगे। तो अपन इसमें याद रखते थे 3 कार्बन से हो गया, तो इसमें एक ड्रग है साइक्लोप्रोपामाइड, प्रोपामाइड आया प्रोपामाइड, साइक्लोप्रोपामाइड हो गया 3 कार्बन से, और 4 कार्बन से टोल बूटामाइड, बूटामाइड मतलब ब्यूटेन से रिलेटेड एक इफेक्ट आ रहा है तो ब्यूटामाइड, टोल बूटामाइड। और इससे याद ये एक अपने को याद रखनी है टोलाजामाइड, टोलाजीमाइड एक 5 कार्बन जो ड्रग होती है, इसे याद रखते हैं टोलाजीमाइड। तो ये कार्बन को ऐसे जरूरी नहीं है कि ये होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट अपन याद रख सकते हैं। 6 से होगी जो एसिटा हेक्सामाइड, तो ये होगी जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग होगी। तो अपन ये डायरेक्ट पूछ जाती है कि सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की ड्रग कौन सी है, तो ये जो डायरेक्ट पूछी जाती है तो वो मैं आपको बता दिया। तो अपन बात करते हैं जैसे अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट जो होता है, जैसे इसमें आता है जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन जो एग्जाम्पल ऑफ द रेपिडली एक्टिंग एंटी कोगुलेंट, रेपिडली एक्टिंग मतलब जो तुरंत इफेक्ट दे दे एंटीकोगुलेंट का। तो सबसे आपको अपने को पता है जो वारफेरिन वगैरह, फिनिडायोन वगैरह जो ओरली एक्टिंग ड्रग होती है, ओरली एक्टिंग जो एंटीकोगुलेंट होती है वो है प्रोपेनोल वगैरह भी ओरली एक्टिंग है। तो इसमें हिपेरिन जो होता है आईवी दिया जाता है हिपेरिन, तो इससे हिपेरिन इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपेरिन जो आईवी दिया जाता है। तो इन विट्रो और इन विवो फॉर्म में दिया जाता है हिपेरिन, और हिपेरिन होता है एमपीएस। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, क्वेश्चन आया हुआ है ये रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे जो आरआरबी फार्मासिस्ट की जो भी एग्जाम लगी थी तो उसमें ये क्वेश्चन आया है कि म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है ये हीटेरो मिक्सन होता है जो म्यूकोपोलीसेकेराइड की फॉर्म में रहता है। तो इसमें ये फिजियोलॉजिकल एंटी कोगुलेंट है, फिजियोलॉजिकल एंटी कोगुलेंट है, इसमें ये से याद रख सकते हैं। अब जैसे इसी में बात करते हैं अपन वारफेरिन की, तो वारफेरिन और प्रोपेनॉल वगैरह है, फेनिडायोन जो होता है, तो वारफेरिन तो अपने को पता है जैसे ओरली डेरिवेटिव है, ओरली यूज करते हैं। और जो जो इंडेन जो इसी के अंदर होता है इंडेन 1,3 डायोन, इंडेन मतलब इंडेन 1,3 डायोन जो भी ओरली लिया जाता है। तो इसमें हो गया फेनिडीन हो गया एक, तो फैन इन डायोन मतलब इन से हो गया इंडेन, डायोन से मतलब 2,3 डायोन 1,3 डायोन ये हो गया फैन इंडेन हो गया, और एक हो गया एनिसिंडेन और फेनिडेन ये हो गया, ये भी क्या होते हैं ओरली दी जाती है। तो इसमें ये हो गया ओरली एंटीकोगुलेंट नॉट यूज ड्यू टू द रीनल हीपेटिक टॉक्सिटी, मतलब जो इसके अंदर इसलिए यूज नहीं की जाती है दोनों ड्रग की जो रीनल और हीपेटिक टॉक्सिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये भी इसके रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। तो इसलिए वारफेरिन अपने को ज़्यादा प्रेफर की जाती है, तो वारफेरिन अपने को इजीली याद रहती है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर हिपेरिन की, हिपेरिन आईवी हिट्रोजिन्स मिक्सर होता है, म्यूकोपोलीसेकेराइड होता है, नेचुरल ऑप्टेंट होता है, ये नेचुरल होता है, और इन विवो और इन विट्रो फॉर्म में दिया जाता है। इसका चार्ज होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिपेरिन का नेगेटिव चार्ज आता है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस मतलब ये प्रेगनेंसी में भी इसको सेफ ड्रग दी जा सकती है, प्रेग्नेंट पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को भी दी जाती है हिपेरिन, वो सेफ रहती है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो अपन जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8वें क्वेश्चन में आ गया प्रीकर्सर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन जी की बात कर रहा है, पेनिसिलिन जी को ही बोलते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, सबसे पहले ये बात याद रखनी है। तो पेनिसिलिन बेंजाइल पेनिसिलिन का प्रीकर्सर पूछ रहा है, तो इसका प्रीकर्सर हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड, जो फिनाइल एसिटिक एसिड से ही बनता है बेंजाइल पेनिसिलिन। तो फिनाइल एसिटिक एसिड ये तो हो गया फिनाइल, और एसिटिक मतलब एसिटिक CH3COOH वाला होता है, तो CH2COOH ये हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड, ये इसका प्रीकर्सर हो गया, इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th नंबर के क्वेश्चन की, द इक्वेशन दैट गिव्स इन द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फॉर्म टेबलेट, मतलब जो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फॉर्म का टेबलेट होता है उसका अंदर कौन सी इक्वेशन लगती है। तो सबसे डिसोल्यूशन टेबलेट की सब आपको सभी को पता है, ये तो डिसोल्यूशन के लिए नॉइज विटनी इक्वेशन लगती है, और जो फिक्स लो है। अब जैसे अपन बात करते हैं फिक्स लो, हेंडरसन हेसलबेच इक्वेशन, मेंसल इक्वेशन, तो हेंडरसन हेसलबेच तो होती है पीएच स्केल वगैरह के लिए, और ये मिशेल इक्वेशन होती है वो एंजाइमेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं।
एंजाइम्स के लिए होती है। और जो फिक्स लो वगैरह होता है, तो फिक्स लो होता है पैसिव डिफ्यूजन के लिए, ये होता है डिफ्यूजन के लिए। फिक्स मतलब डिफ्यूजन, फिक्स मतलब पैसिव डिफ्यूजन के लिए होता है, तो इसमें ये याद रखनी है। तो फिक्स लो वगैरह होता है, मतलब फिक्स लो की जो आती है डी क्यू अपॉन डी टी बराबर DA के। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो डी क्यू अपॉन डी टी ये फिक्स लो होता है DA के, और CS-CB जैसे आता है, और इस पर H, तो ये इसकी इक्वेशन होती है। तो ये क्या करती है सब पैसिव डिफ्यूजन को मेजर करती है। तो इसका ये आंसर हो गया नॉइज व्हिटनी इक्वेशन, इसी के अंदर जो पूछा गया है डिसोल्यूशन टेबलेट्स के लिए। तो अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोसेस द एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन विच डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। मतलब जो नॉन सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो नॉन सॉल्वेंट अपन ऐड करते हैं, तो उसके बाद में इसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, द सोल्यूट इज कॉल्ड। मतलब इसको नॉन सोलवेंट डालते हैं, नॉन सोलवेंट मतलब सोल्यूट डालते हैं, तो सोल्यूट डालते हैं तो इसकी सोल्युबिलिटी वैसे भी कम हो जाएगी। तो सोल्यूट जितना ज़्यादा, जैसे कोई पानी है तो उसके अंदर चीनी बढ़ते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि सुपर सेचुरेशन हो जाएगा। तो इसी का आंसर इसमें डायरेक्ट दे रखा है सुपर सेचुरेशन, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन द मोस्ट suitable disinfectant फॉर द decontamination ऑफ द HIV कंटामिनेटेड एंडोस्कोप। मतलब जो HIV कंटामिनेशन होता है तो उसको डीकंटामिनेट करता है, कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं इसके अंदर। तो एच आई वी जो डीकंटामिनेशन के लिए तो उसके अंदर यूज करते हैं। इसमें डायरेक्ट याद रखना है इसको, जो ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2% ग्लूटारेल्डिहाइड, जो 2% जो ग्लूटारेल्डिहाइड वो याद करना है। और इसके अंदर जैसे अपन ऑप्शन बात करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सारी डिसइंफेक्टेंट रहते हैं। ये 5% फिनोल ये भी डिसइंफेक्टेंट रहता है। और इथेनॉल ये होता है एंटीसेप्टिक, यूज करता है इथेनॉल को, ये भी अपन याद रख सकते हैं। तो अपन जैसे मैं इसके बारे में सारे चारों रिलेटेड फैक्टर आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो अपन ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताता हूँ और धीरे धीरे थोड़े जो भी फैक्ट होंगे उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे आपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 12वें क्वेश्चन की। तो क्रीमिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, मतलब क्रीमिंग जो होती है, जो इमल्सन वगैरह की बात हो रही है जिसके अंदर, तो क्रीमिंग इज द प्रोसेस ऑफ। तो क्रीमिंग क्या होती है, अब इसके अंदर जैसे काफ़ी सारी जो फॉर्म रहती है जिसके इसके अंदर बात करी जाए अपन, इमल्सन की जो फिजिकल स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम रहती है उसी की बात कर रहा है ये। तो इसकी फिजिकल स्टेबिलिटी सबसे पहले तो फ्लोक्स वगैरह बनते हैं, तो ये फ्लोकुलेशन प्रॉब्लम हो गई। तो एक मिनट, ये फ्लोकुलेशन हो गई, और मैं डायरेक्ट शॉर्ट वे में बताऊंगा। फ्लोकुलेशन होगी, एक कोलिशंस वगैरह जो चिपक जाएंगे सारे फ्लोक्स वगैरह, तो वो हो गए कोलिशंस मतलब ऐसे चिपक जाएंगे इसकी चारों तरफ, तो ये हो गया कोलिशंस हो गया। अब कोलिशंस के बाद में हो गया क्रीमिंग होती है, एक तो अपवर्ड क्रीमिंग होती है, एक तो डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है। तो ऑयल इनटू वाटर होता है जिसके अंदर, तो ऑयल इनटू वाटर होता है जिसके अंदर तो होते हैं डाउनवर्ड क्रीमिंग, और वाटर इन ऑयल होता है उसको होती है ऑयल इन वाटर होता है उसके अंदर अपवर्ड क्रीमिंग होती है, और जो वाटर इन ऑयल होता है उसके अंदर होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। तो इससे क्रीमिंग हो गई, ये इसी के बारे में पूछ रहा है। और जैसे फ्लोकुलेशन हो गया, कोलिशंस हो गया, क्रीमिंग हो गई, क्रीमिंग के बाद में हो गया इसका ब्रेकिंग, मतलब जो क्रीम बनेगी उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेकिंग के बाद में फेज इन्वर्जन। मतलब जैसे अपन यहाँ पे ऑयल इन वाटर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो जाके फेज इन्वर्स हो जाएगी, वाटर इन ऑयल में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फेज इन्वर्जन। तो इसमें पूछ रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस, क्रीमिंग रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, तो इसका आंसर तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इससे फ्लोक्स वगैरह, क्रीमिंग वगैरह, कोलिशंस वगैरह, क्रीमिंग वगैरह, जो यहाँ तक जो तीनों प्रोसेस है तो वो ये ही तीनों ही होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो दोनों लास्ट वाली फेज है तो ये होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इनके बारे में पूछा जाए तो अपने को आंसर देना इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसको जो क्रीमिंग तक जो अपना इमल्सन बना है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा अपन फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन जैसे ब्रेकिंग वगैरह हो जाएगी ना तो उसके बाद में अपन रीफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसमें इरिवर्सिबल फॉर्म हो गई, वो हो गई रिवर्सिबल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल। हम नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। इन द एग्जांपल ऑफ द नॉन आयोनिक पॉलीमर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल सेल्यूलोज, जो होता है नॉन आयोनिक पॉलीमर होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया मिथाइल सेल्यूलोज। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की। 14वें क्वेश्चन पूछ रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ए सस्पेंशन।
मतलब सस्पेंशन से कौन सा रिलेटेड फैक्ट है, तो इसमें पूछ रहा है। तो सस्पेंशन सीधी सी बात है, स्टोक्स लॉ वगैरह होते हैं जो सस्पेंशन के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा स्टोक्स लॉ। अपन इसी में बात करते हैं, जैसे ब्राउनी मूवमेंट रहता है तो इमल्सन देता है ब्राउनी मूवमेंट, और जीटा पोटेंशियल वगैरह ये सब इमल्सन, ये सस्पेंशन और इमल्सन की स्टेबिलिटी के लिए होता है जीटा पोटेंशियल। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी ए स्टोक्स और जीटा पोटेंशियल ये दोनों ही सस्पेंशन के लिए रहते हैं। जो ब्राउनी इमल्सन है तो वो होता है इमल्सन के लिए, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे अपने से गलती हो जाती है तो क्वेश्चन को ध्यान से करना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा तो इसमें हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी आंसर। मतलब जो ब्राउनी मूवमेंट रहता है वो ही रहता है इमल्सन के लिए, और बाकी जो ये जीटा पोटेंशियल स्टोक्स लॉ वगैरह रहते हैं जो सस्पेंशन के लिए ही रहते हैं। जो जीटा पोटेंशियल के तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द विस्कोसिटी एनहांसर, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग विस्कोसिटी एनहांसर, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की विस्कोसिटी एनहांसर कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें पीईजी वगैरह, मैक्रोगोल जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह होता है वो यूज करते हैं। अपन डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन की बिना फैक्ट के डिस्कस करे हुए, काफ़ी टाइम हो गया। तो अब 16 की बात करते हैं, इनएक्टिवेट्स बेल्ज एल्कोनियम क्लोराइड। ये जो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इसरो एग्जाम फार्मासिस्ट की जो 2018 में लगी थी वही पूछे गए क्वेश्चन है, मैं कोई अलग से डिस्कस नहीं कर रहा इनमें। तो इनएक्टिवेट्स बेल्ज एल्कोनियम क्लोराइड, मतलब बेल्ज एल्कोनियम क्लोराइड को इनएक्टिवेट कौन करता है, मतलब सोप अगर बेल्ज एल्कोनियम क्लोराइड में डाल देते हैं तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसमें सोप आंसर हो जाएगा 16वें का। अब नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्वेश्चन में आता है एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी जो होती है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी होती है जो पॉपुलेशन, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू रहते हैं पॉपुलेशन का उसके डिस्कस करते हैं, जो बीमारी वगैरह के बारे में। तो इसमें सीधा आंसर दे रखा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यू अबाउट द इन द पॉपुलेशन, तो ये होता है एपिडेमियोलॉजी होगी। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी प्रेजेंट इन द, विटामिन सी किस किस में प्रेजेंट होता है, नहीं एक्सेप्ट पूछा, आगे देखो क्वेश्चन में पूछा एक्सेप्ट। तो गवावा, बनाना, ऑरेंज, लाइम। तो ऑरेंज का पता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है, लाइम में पता है विटामिन सी प्रेजेंट होता है, गवावा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो बनाना होता है विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता है इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। इसमें अगर जैसे ये आरआरबी में भी ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि विटामिन सी किस में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर था मिल्क में। तो मिल्क और बनाना ये दोनों में ही विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से कौन सा रोग होगा, तो मेरासमस रोग हो जाता है प्रोटीन की जो कमी से जो। अब प्रोटीन क्या करता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन क्या करता है, मसल बिल्डअप करता है। जो प्रोटीन होता है, जो पॉलीमर होता है, अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जिसका कॉमन टेस्ट होता है बायोयूरिया टेस्ट। जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोटीन के टेस्ट के लिए, प्रोटीन को एग्जामिन करने के लिए कौन सा टेस्ट लेता है, बायोयूरिया टेस्ट लेता है। इसमें होता है NaOH प्लस कॉपर सल्फेट वगैरह लेते हैं, तो पर्पल कलर आ जाता है। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो प्रोटीन के अंदर, जो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स को एनालाइज करता है, इसके अंदर प्रोटीन को बायोयूरिया टेस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। अपन जैसे बात करते हैं जिसके अंदर जैसे सिंपल प्रोटीन हो गया, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया, तो अलग अलग इसकी फॉर्म होती है। जो कॉन्जुगेटेड, जो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो क्रोमोप्रोटीन होता है, तो वो होता है जिसमें प्रोस्थेटिक वगैरह ग्रुप होते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें होता है हीमोग्लोबिन, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इसके अंदर आयरन यूज करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट रहता है। तो ये हीमोग्लोबिन को ही ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और फोस्फोप्रोटीन में हो गया फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसमें केसिन, फोस्फोप्रोटीन में केसिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन किसमें, क्रोमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन, और ये फोस्फोप्रोटीन में हो गया केसिन हो गया, और ग्लाइकोप्रोटीन में हो गया म्यूसिन और सेलिक एसिड वगैरह इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे ही इससे रिलेटेड थोड़े बहुत फैक्ट ही अपन डिस्कस करेंगे। तो एमिनो एसिड जो होता है, जो सल्फर कंटेनिंग, जिसमें ऐसे पूछा जाता है कि जो सल्फर प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बने होते हैं, जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, तो उसमें जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन मिथ्योनिन। जो अब जैसे इसके अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एलिसिन जो ESIC जो 2018 में पेपर लगा था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसिन क्या है, तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस करना था। तो ये अलग से याद रखना है कि मिथ्योनिन, सिस्टीन और एलिसिन वगैरह सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। तो जैसे अपन बात करते हैं प्रोटीन अब नॉर्मलिटी की, तो प्रोटीन अब नॉर्मलिटी में
मेरास्मस सिरप डिजीज़ हो गया, हार्ट नप डिजीज़ हो गया जो ट्रिप्टोफैन की कमी से होती है, और फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया जो फिनाइल एलानिन की कमी से होता है। तो ऐसे अपन डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। अभी इसी के अंदर जैसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, डायबिटीज़ जो होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसकी डायबिटीज़ हो जाती है, जो ड्राई स्किन वगैरह होती है, तो ड्राई स्किन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का साइड इफेक्ट है जिससे फीवर वगैरह हो जाता है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20वें नंबर क्वेश्चन की। तो 20वां जो क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड कौन सा नहीं है? तो इसमें सिस्टमिक वांट बुक्स, ये इसको छोड़ दो। एबीसी एनालिसिस ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है, इसमें नोट पूछ रहा है, नहीं है। तो इकोनॉमिक ईओक्यू वगैरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी होता है, और सिस्टमिक जैसे एएमजेड एनालिसिस जो पूछा है अपने अपन जानते नहीं, इसको अलग ही है, एएमजेड एनालिसिस होता है, वो एक इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा सी, इन्वेंट्री कंट्रोल। अब बात करते हैं इसके मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात है इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या मिनिमम स्टॉक को मेंटेन करता है। जिन स्टॉक को मेंटेन करता है, मतलब जो मेडिकल के अंदर जो अपने जो मेडिकल के अंदर ड्रग स्टोर के अंदर जो स्टॉक होता है उसको मेंटेन करते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट, मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे और स्टॉक भी मेंटेन रहे विदाउट इंटरफेरेंस द सप्लाई, मतलब सप्लाई भी अपनी इंटरफेरेंस नहीं हो और अपना स्टॉक भी मेंटेन रहे, तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में जैसे मेथड आ गए, तो इसके अंदर अलग अलग 3 4 5 6 मेथड दे रखे हैं। तो सबसे पहला मेथड हो गया एबीसी एनालिसिस, ऑल बेटर कंट्रोल जिसको बोलते हैं, और वेद एनालिसिस बोलते हैं, विटाल इसेंशियल एंड डिजायरेबल ड्रग्स के लिए जो होता है, और एचएमएल मतलब हेवी मीडियम एंड लो कॉस्ट जो वाली ड्रग्स होती है, तो इसमें ये एचएमएल एनालिसिस आ जाएगा। और एक जैसे अपन इसी के अंदर दे रखा है ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आ गया। और एक आ गया एसडीई मतलब स्केर जो प्रोडक्ट होते हैं, स्क्रेच प्रोडक्ट होते हैं, और डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट होते हैं, और एक इजी प्रोडक्ट होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाएगा। और एक और आता है एफएसएन मतलब फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग जो ड्रग्स होती हैं, तो वो इसी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी के अंदर दे रखा है, जैसे 20वां जो क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर जितने सारे बता रहे गए मेथड, तो इसके एएमजेड जो मेथड है ये नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं ईओक्यू, जो अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं, जो इसका फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AO, मतलब AO 2AO, ऐसे याद रख सकते हैं, 2AO/CC। तो A मतलब एनुअल डिमांड होगी, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और कैरिंग कॉस्ट वगैरह हो गई, तो इसलिए याद रखते हैं √2AO एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वगैरह रूट है, तो इससे ये ईओक्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट लाता रहूँगा। और अभी ये पार्ट फर्स्ट है इसरो का, अगर आप चाहोगे कि मैं और दूसरा पार्ट बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए दूसरा भी पार्ट लाऊँ। अगर कुछ दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किसी भी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।